नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और आज की बेसिकली जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं MPC 04 की सोशल साइकोलॉजी की। इसमें बेसिकली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कुछ थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि सोशल साइकोलॉजी जो हमारा टाइटल है सब्जेक्ट का, उसी के बारे में बात करते हैं कि सोशल साइकोलॉजी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो ये हिंदी में हमारे नोट्स है, बाकी मैं इंग्लिश में भी आपको साथ साथ बताती चलूंगी। बाइलिंगुअल हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सोशल कि लोगों के बीच में रहते हुए हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा होता है, उस चीज की स्टडी को हम बेसिकली बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम कैसे कि लोगों के बीचों बीच अगर हम बातें कर रहे हैं या लोग हमारे आसपास है तो हमारा बिहेवियर कैसा है, लोगों की बातें हम पे कितना असर डालती हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा बिहेवियर कितना चेंज हो जाता है, या सामने वाले में कितनी पावर होती है उसके बिहेवियर में कि जिससे हम इंटरेक्ट करके अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, इसकी हम सारी चीजों की स्टडी करते हैं बेसिकली सोशल साइकोलॉजी के अंदर। अब एप्लीकेशन क्या है सोशल साइकोलॉजी की? फर्स्ट है इन कोर्टरूम। कोर्टरूम में विटनेस का, जज का, या फिर जो बाकी लोग होते हैं या वकील की बातों का, दलीलों का क्या असर पड़ता है जज पे, आम जनता पे। कोई भी घटना होती है उसका आम जनता पे क्या असर पड़ता है, या फिर विटनेस जो विटनेस को मतलब कि प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट रूम में, तो जज जो होता है उसको कैसे पता चलता है कि हाँ ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या फिर इसकी दलीलें कितनी सच्ची हैं। ठीक है, उन सारी चीजों का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कोर्ट रूम में। तो फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन होगी सोशल साइकोलॉजी कोर्ट रूम में। ठीक है, ये जज से, उनकी बातों से, जो विटनेस प्रेजेंट किए जाते हैं उनकी बातों से कितना ज्यादा मतलब प्रभावित होता है। ठीक है, कितना उसको लगता है कि सच है या झूठ है, क्या है। ठीक है, देन एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम में कैसे कि जब हम स्कूल में कोई ग्रुप एक्टिविटीज करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बच्चे हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना उन लोगों पे असर हो रहा है, कितना बच्चों पे असर पड़ रहा है ग्रुप एक्टिविटीज का। ठीक है, कितना वो उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है ग्रुप एक्टिविटीज को लेके। ठीक है, कितना ज्यादा वो उसमें पार्टिसिपेट करे, कितना ज्यादा वो स्ट्रेस फ्री हो पा रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें हम देख सकते हैं उसमें, नॉन एकेडमिक एकेडमिक सारी चीजें देख सकते हैं। देन पर्सनल हेल्थ। जैसे कि आप जानते हो अक्षय कुमार जी हैं, वो कैसे उनका जो रूटीन है वो कैसा है, वर्कआउट का रूटीन है। सुबह 4 बजे उठते हैं, देन वो वर्कआउट करने लग जाते हैं। ज्यादा गाड़ी वगैरह का मतलब कि यूज करते हैं जब लंबा थोड़ा ज्यादा दूर भी जाना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है, वरना वो पैदल ही जाना पसंद करते हैं अगर आसपास में जाना होता है तो। ठीक है, तो पर्सनल हेल्थ का कि उनकी हेल्थ को देखे कितने लोग वहां पे मतलब कि मोटिवेट हो रहे हैं, तो या फिर उनके जैसा अपने आप को करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है पर्सनल हेल्थ का क्या मतलब कि असर पड़ता है बेसिकली, कि उनकी लाइफस्टाइल कितने लोगों को मोटिवेट करे। देन बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है कि हमारे बॉस की बातें या लीडर्स की बातें अपने एम्प्लॉयज पे क्या असर डालती है, कितना उनको मोटिवेट कर पाती है ताकि वो अच्छा करे वहां पे। ठीक है, तो ये भी हमारा हो सकता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली मेथड्स ऑफ एनालिसिस इन सोशल साइकोलॉजी। कौन कौन से मेथड है जो एनालिसिस के लिए यूज की जाती है सोशल स्टडी के अंदर, सोशल साइकोलॉजी की स्टडी के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है ऑब्जर्वेशनल अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं, हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जिसमें इंजेक्शन लगाने के बाद जैसे डॉक्टर ऑब्जर्व करता है पेशेंट को, सेम वैसे ही ऑब्जर्वेशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, बेसिकली सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है सोशल साइकोलॉजी के एनालिसिस का। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल अप्रोच हो गया कि जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को कि क्या परिवर्तन आ रहा है उनके बिहेवियर में। बिहेवियर यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है बेसिकली किसी भी पर्सन का। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर चीज का क्या मतलब रिस्पॉन्ड आता है सामने वाले पर्सन से, तो उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। देन कोरिलेशन अप्रोच हो सकती है कि जहां हम देखते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर, जैसे कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन पे क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर अगर हमारी सैलरी बढ़ जाती है तो हमारे लाइफस्टाइल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीजें हम बेसिकली कर सकते हैं। या फिर हमारा लीडर चेंज होने से, हमारे टीचर चेंज होने से हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, वो देख सकते हैं।
देन थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक या एक से ज्यादा वेरिएबल का दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर देखते हैं, प्रभाव देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इसके अंदर मतलब मैनिपुलेशन हम करते हैं, ठीक है। कि जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि चाय का या कॉफी पीने से आपकी नींद कितनी प्रभावित होती है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चाय और कॉफी का नींद पे क्या असर पड़ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो चाय या कॉफी की मात्रा को हम मैनिपुलेट करेंगे, बढ़ा के या घटा के देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उसका हमारे बिहेवियर पे, हमारी नींद पे क्या असर पड़ता है। कोई भी चीज आप ले सकते हो, तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। चाय कॉफी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, स्लीपिंग पैटर्न पे। स्लीपिंग पैटर्न हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं। तो ये बेसिकली मेथड थे एनालिसिस इन साइकोलॉजी के, ठीक है। देन एथिकल इशू कौन कौन से आ सकते हैं हमारी सोशल रिसर्च साइकोलॉजी के अंदर, या सोशल रिसर्च साइकोलॉजी से रिलेटेड हमारे एथिकल इशू कौन कौन से हो सकते हैं। एथिक्स समझते हो आप लोग? एथिक्स का मतलब होता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कि एक रूल बुक बेसिकली, ठीक है। और मोरल्स हमारे होते हैं कि हमारे पर्सनल बिलीफ क्या होते हैं, कि हमारे पर्सनली हमारे अकॉर्डिंग क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो। एथिक्स होते हैं कि एक रूल बुक की ऐसा बिहेवियर आप लोगों का होना चाहिए कि बच्चों को हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमेशा हमें मतलब ह्यूमन एज एन ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, लोगों के साथ हमेशा, मतलब कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए बिना बात की। छोटी छोटी बातों पे मतलब ये अपना टेम्पर हाई नहीं करना चाहिए। ये कुछ एथिक्स है। और मोरल्स हमारे खुद के बिलीफ होते हैं कि हम कैसा करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग क्या सही क्या गलत, वो बेसिकली हमारे मोरल्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर एथिकल इशू के अंदर फर्स्ट हमारा आता है डिसेप्शन, कि समटाइम्स पर्सन को ये नहीं पता होता कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, उन्हें नहीं बताया जाता, ठीक है। ताकि हम उसका करेक्ट बिहेवियर, एक्यूरेट बिहेवियर देख सके, क्योंकि अगर हम बता देंगे तो वो क्या करेगा, वो अपने बिहेवियर को अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर या रिसर्च के अंदर। तो ये एक हमारा डिसेप्शन होता है जिसके अंदर हम पर्सन को नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा इशू है, क्योंकि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, डिसेप्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें उन्हें बता देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एथिकल इशू हो गया। एथिक्स हमारे क्या कहते हैं कि उस पर्सन को डिसेप्शन के थ्रू हमने नहीं करना है, उसको बताना है, ठीक है। सेकंड हमारा आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, की जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें उनकी कंसेंट लेनी बहुत जरूरी, कंसेंट मीन सहमति लेनी की बहुत जरूरी है, ठीक है। उससे पूछना है हमने कि हम आप पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो मना कर रहा है तो जबरदस्ती नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट लेनी जरूरी होती है, ये भी हमारे एक एथिक्स में आता है। देन डीब्रीफिंग आता है। डीब्रीफिंग के अंदर क्या होता है, रिसर्च के खत्म होने के वक्त ये जरूरी है कि हम उसका पर्पस लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को बताएं और उनकी राय लें, ठीक है। डीब्रीफिंग क्या कहता है हमारे बेसिकली, ये एक एथिकल इशू है। इसके अंदर हमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मतलब कि कोई भी रिसर्च करी, उसका रिजल्ट या उसका पर्पस हमने लोगों को नहीं बताया, ये हो गया डिब्रीफिंग, ठीक है। लेकिन हमें ये हमारा एथिकल इशू है, तो ये कहता है कि हमें लोगों को बताना चाहिए रिसर्च खत्म होने के बाद। ये जरूरी है कि हम उनको बताएं कि हमारे रिसर्च का पर्पस क्या है, और जो पार्टिसिपेंट है उनको बताएं, उनकी राय लें उसके बारे में, फीडबैक लें बेसिकली, ठीक है। फोर्थ वन एथिकल इशू हमारा है मिनिमल रिस्क। रिस्क फैक्टर, ठीक है। ये हमें इंश्योर करना जरूरी है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो प्राइवेसी है उनका ध्यान रखा जाए, उनकी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, लीक ना हो, और पार्टिसिपेंट को हमारी रिसर्च की वजह से कोई भी स्ट्रेस ना हो, किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे चार एथिकल इशू थे, ठीक है। देन आते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। सोशल मैंने बताया कि लोगों की प्रेजेंस जरूरी है। अगर हम सोशल सोसाइटी की बात करें, सोशल वर्ड यूज हो रहा है, तो लोगों की प्रेजेंस बेसिकली वहां पे जरूरी है, ठीक है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होता है, सामाजिक संघर्ष। ये कब होते हैं कि तब दो या दो से अधिक व्यक्ति के आपस में मतलब की बात, एक दूसरे की बातों का बेसिकली आप विरोध करते हो, कि आपके विचार मेरे विचारों से मेल नहीं खाते, मैच नहीं होते। आपकी ओपिनियंस अलग है, मेरी ओपिनियंस अलग है, आपके लक्ष्य अलग हैं, मेरे लक्ष्य अलग हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं बेसिकली, तब हमारे आपस में विचार मैच नहीं करते होंगे, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप्स या फॉर्म्स हो सकते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट की, क्वेश्चन आ सकता है फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बताओ या टाइप्स बताओ सोशल कॉन्फ्लिक्ट की। तो ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट जो कि साफ साफ दिखाई देते हैं,
जैसे कि दो कंट्रीज के बीच में अगर वॉर छिड़ी हुई है, यूक्रेन और बेसिकली आप रशिया के बीच में देख सकते हो, तो सामने दिखाई दे रहा है कि यार ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो सामने दिखाई दे रहा है कि किस किस रीजन की वजह से यहाँ पे वॉर हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, कॉवर्ट नहीं है, ओवर्ट है बेसिकली। ठीक है, तो ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिबेट है, ये दिख रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप देख सकते हो, या फिर अभी यूक्रेन और रशिया का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, एक दूसरे से दोनों जीतना चाहते हैं बेसिकली। ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ये झगड़े जब अराइज होते हैं जब किसी डिसीजन की वजह से किसी को बहुत ज्यादा फायदा और किसी को एक्सपेक्टेशन से भी कम दिया जाता है। जैसे कि आरक्षण के लिए झगड़े होते हैं, इसके अंदर बेसिकली आप ये मान सकते हो ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि हमें ये चीज मिल जाए। ठीक है, दूसरों को मिले ना मिले हमें मिल जाए। जैसे कि मोमडन लोग भी आरक्षण मांगते हैं, अभी जाट आरक्षण और जाट लोग भी मांग रहे थे, ओबीसी का कोटा मांग रहे थे। ठीक है, कि दिल्ली की जाट भी मांग रहे थे कि हमें ओबीसी का कोटा मिलना चाहिए। तो वो सारे हमारे ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कि जब कुछ पाने की वजह से, अपना फायदा करवाने की वजह से कि हमें फायदा हो जाए बस, उस सिचुएशन में जो झगड़े होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, देन जेंडर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। जैसे कि समाज में हमेशा ये रीति चलती आई है कि नहीं, लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए, लड़कों को ज्यादा पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को हमेशा घर में रहना चाहिए, लड़कों को हमेशा मतलब कि काम करना चाहिए, लड़कियों को सिर्फ घर में मतलब अपने मतलब कि डिसीजन वगैरह उनके सुने जाते हैं, बाहर की चीजों में नहीं सुने जाते। बाहर का हमेशा कौन हैंडल करते हैं, जेंट्स लोग या फिर मतलब कि मेल लोग हैंडल करते हैं। मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमारी मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारे जेंडर कॉन्फ्लिक्ट है कि ऐसा करना चाहिए लड़कियों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं। देन सब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, सब्जेक्टिव में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से, एक्सपीरियंस से रिलेटेड। ठीक है, जब एक पर्सन स्ट्रगल करता है तो किसी सिचुएशन को समझने या पहचानने में, तो उसे सब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। कि जैसे कि मान लो कि एक पर्सन का एक्सपीरियंस अलग है और दूसरे पर्सन का एक्सपीरियंस अलग है। जैसे कि अगर मेरे फ्रेंड्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मॉमडन है और वो अच्छे हैं मेरे साथ, तो मेरा जो सब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होगा वो क्या होगा, मैं हमेशा ये बोलूंगी नहीं यार, मॉमडन लोग बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, कोई दूसरा बंदा है, उसको ये लग रहा है कि उसके अगर फ्रेंड सर्कल में, वो हिंदू है, उसके फ्रेंड सर्कल में अगर मॉमडन उसके कोई फ्रेंड नहीं है, या फिर किसी मॉमडन ने उसके साथ झगड़ा किया या फिर अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसको लगेगा नहीं यार अच्छे नहीं होते, मुझे लग रहा है अच्छे हैं। ठीक है, तो हमारे सब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आ सकते हैं, मतलब हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे आ सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी सिचुएशन हमने फेस की है, उसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं। ठीक है, देन मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी झगड़ा होता है तो उसको रिजॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, उसको सुलझाने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा म्यूचुअली बेनिफिशियल गोल। जैसे कि कंपनी में देखा गया है कि दो कंपनी जब मतलब कंपटीशन में होती हैं, तो वो क्या कर लेती हैं, बाद में उनको लगता है कि नहीं दोनों को नुकसान हो रहा है, तो वो अमलगमेट कर लेती है, अमलगमेशन कर लेती है, मतलब कि एक साथ आ जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेंचर को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, या फिर एक दूसरे के साथ मिलके एक नई कंपनी बना लेते हैं। जैसे टाटा ने किया था और बिरला ने किया था, टाटा बिरला बना ली थी, आदित्य बिरला ने और टाटा ने क्या किया था, टाटा बिरला आ गया था ना, इस टाइप के। तो उन्होंने अमलगमेशन कर दिया बेसिकली। उनको लग रहा था कि नहीं मतलब हमें भी नुकसान हो रहा है, उनको भी नुकसान हो रहा है, तो क्या कर लेते हैं, कंपटीशन को कम करने के लिए अमलगमेशन कर लेते हैं। तो म्यूचुअल बेनिफिशियल गोल, जब हमें ये लगता है कि हमारा कोई म्यूचुअल गोल है, तो हम दोनों को बेनिफिट हो, इसलिए ऐसा अमलगमेशन कर दिया। देन सेकंड वन हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना, समझौता करना। जब आपस में दोनों पार्टी मिलकर कुछ भी नुकसान ना हो, इसलिए समझौता कर लेते हैं कि किसी भी पार्टी का, किसी भी एक पार्टी का नुकसान ना हो, इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि दोनों पार्टीज को नुकसान से बचाने के लिए हम समझौता कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं वॉर छिड़ी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो वो क्या कर सकते हैं, वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि थोड़ा तुम करो, थोड़ा हम करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन जो जितना नुकसान हो रहा है हमारी कंट्रीज को उतना नहीं होगा फिर। तो वॉर वहीं पे खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ना मारे जाए, इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। तो वही कॉम्प्रोमाइज हो गया, समझौता। देन डेवलपिंग स्पेशल नॉर्म्स, जब किसी थर्ड पर्सन को यह अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वह डिसीजन ले। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं डेवलपिंग स्पेशल नॉर्म्स।
ठीक है। जैसे कि हम अंपायर को ये बोल देते हैं कि गेम के अंदर कि आप मतलब डिसीजन लो कि हम में से कौन पहले बैटिंग करेगा या पहले बॉलिंग करेगा। तो वो कॉइन उछालते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि हेड या टेल जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो थर्ड पर्सन को हम एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो उसको सही लगता है वो डिसीजन लेगा। तो उसमें डेवलपिंग स्पेशल नाउन्स आ जाता है। देन प्रोसोशल बिहेवियर आ जाता है कि दूसरों की हेल्प करना, चैरिटी करना, इस तरीके से भी हम कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा सकते हैं। ठीक है। कॉपरेट करना लोगों के साथ, उनको हेल्प करना। आप देख रहे हो एक्सीडेंट हो गया किसी का, वहां पे आपस में लोग झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं तूने मेरी बाइक कैसे तोड़ दी, वो कह रहा है कि नहीं तूने मेरे पर्सन को कैसे धक्का मार दिया, उसको चोट लग गई। तो आप कोई भी थर्ड पर्सन आके या फिर कोई भी पर्सन जिसको लग रहा है, जिसकी आत्मा जानती है, जिसकी इंसानियत जाग जाती है, वो जाके हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की हेल्प करती है या उन्हें वेलफेयर के लिए लड़ती है, उनके वेलफेयर के लिए लड़ती है, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया जा सकता है। देन प्रीजजेस क्या होते हैं, इस पे भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या 6 मार्क का आ सकता है कि प्रीजजेस क्या होते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फीचर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो प्रीजजेस बेसिकली क्या होते हैं कि विदाउट एनी गुड रीजन किसी को भी लाइक ना करना। जब तक आपके पास कोई ठोस मोटिव या ठोस सबूत नहीं है या ठोस कोई ऐसी चीज नहीं है, एविडेंस नहीं है कि आप दूसरों को हेट करो, लेकिन आप करते हो। ठीक है। तो दूसरों के बारे में एक राय बना लेना बेसिकली, एक पर्सन को सिर्फ ऊपर से देख के एक बारी मिल के आपने उसके बारे में उसको जज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आप किसी पर्सन से मिले, आपको देखने में नहीं अच्छा लग रहा, आपने उसके बारे में राय बना ली और दूसरों को भी 4 चीजें उसके बारे में बुरी बोल रहे हो, तो वो प्रीजुडिस होता है कि एक राय बना ली विदाउट एनी गुड रीजन, कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये पर्सन ऐसा है या नहीं है, आपको जानते कितना नहीं जानता, लेकिन नहीं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं लगा, इसलिए बस। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है प्रेजुडिस की? प्रेजुडिस इज एक्वायर्ड, एक्वायर्ड होता है मतलब कि दूसरों से हम उसको एक्वायर करते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें चली आ रही होती हैं, हमें नहीं पता होता, हमें उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, लेकिन जैसे ही अ, हम क्या करते हैं उस चीज को, उस फैमिली में हम जन्म लेते हैं, उस कम्युनिटी में हम जन्म लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि हमेशा हमारे इंडिया में क्या होता है कि नहीं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी बेकार होते हैं या मोमडन बेकार होते हैं, वो कट्टर होते हैं, ये सारी चीजें हम मान के चलते हैं। ठीक है। अब हमारी सोसाइटी में हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम बचपन से यही चीज सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे, सिखा रहे हैं। ठीक है। हम उसको बोलते हैं कि नहीं यार पाकिस्तानी बुरे होते हैं, मोमडन लोग बुरे होते हैं, बचपन से सिखाना चालू कर देता है वो। तो ये क्या होता है, ये प्रीजुडिस है कि वो हमारे विचार अपना रहा है। ठीक है। तो ये गलत है बेसिकली। ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, मतलब कि देखो उसको छूट दे देनी चाहिए, कोई बुरा नहीं होता इंसान, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो, उसके बिहेवियर को परखो और देन डिसाइड करो कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। किसी के भी बारे में ऐसा नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर मोमडन के बारे में। मोमडन लोगों में अगर जैसे कि फैमिली बड़ी होती है तो उनमें भी यही होता है कि जैसे कि हिंदू जो होते हैं उनको हमेशा मतलब कि ये सोचना कि नहीं यार ये लोग बुरे होते हैं, ये हमारे खिलाफ हैं। ठीक है। उनको हमेशा बचपन से यही सिखाया जाता है, तो बच्चे जो उनकी फैमिली में बड़े होंगे उनके भी विचार कैसा हो जाएंगे कि वो हिंदुओं के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। तो प्रीजुडिस एक्वायर्ड होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। कि हम ऑटोमेटिकली फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं जो हम देखते हैं। देन इमोशनल ओवरटोन्स, प्रीजुडिस या तो किसी के फेवर में होता है या फिर किसी के अगेंस्ट यूज करते हैं। ठीक है। जैसे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विदाउट एनी गुड रीजन उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें पसंद है सिर्फ इसलिए। ठीक है। कोई गुड रीजन नहीं है। कुछ लोग मोदी को डिसलाइक करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई गुड रीजन नहीं है उनके पास। ठीक है। या फिर वो उनको पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी गुड रीजन। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई लॉजिकल रीजन है, आप इमोशनली ओवरटोन हो मतलब, ठीक है, क्या कर रहे हो कि ओवर बातें कर रहे हो, ओवर कर रहे हो, पहले आप डिसाइड करो एक मतलब कि आपके पास रीजन होनी चाहिए, कुछ ठोस रीजन होनी चाहिए जिसकी वजह से आप किसी को लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं इमोशनली ओवरटोन होना। या तो आप किसी की अगेंस्ट इतने ज्यादा हो जाते हो, कभी किसी के फेवर में इतना ज्यादा हो जाते हो। ठीक है। मतलब बिना बात की या तो नफरत करना या बहुत ज्यादा लाइक करना, वो चीज। तो वो इमोशनली ओवरटोन होता है। देन प्रीजुडिस होता है, वो इरेशनल होता है। इरेशनल मतलब नेगेटिव, रेशनल मतलब पॉजिटिव। ठीक है। मतलब बिना आधार के, बिना एविडेंस के होता है। ठीक है।
तो प्रीजडिस का कोई रीजन नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता, निराधार होता है। तो लोग अपना प्रेजुडिस कभी भी चेंज नहीं करना चाहते, बेशक से उन्हें सबूत दिए जाएं या एविडेंस दे दिए जाएं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जिनको मतलब कितना भी समझाया जाए, उनको आप ठोस सबूत भी लाके दे दोगे लेकिन उन्होंने नहीं माना। जैसे अगर वो मोदी के खिलाफ हैं तो, या फिर किसी और पर्सन के मतलब के खिलाफ हैं, अगर आप उनको कितनी भी मतलब सपोर्टिंग मटेरियल लाके दे दो कि हाँ भी एविडेंस ठोस सबूत लाके दे दो कि हाँ भी इस पर्सन ने ये काम अच्छे किए हैं, फिर आप क्यों मतलब कि इस चीज के खिलाफ हो। उन्होंने नहीं मानना तो उन्होंने नहीं मानना, ठीक है। चाहे कोई भी हो, मतलब सिर्फ मोदी की बात नहीं हो रही, योगी की बात नहीं हो रही, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो उनको अगर सपोर्ट करते तो अंदर सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो इरेशनल होता है ये हमारा बेसिकली, विदाउट एविडेंस। किसी को कितना भी सबूत दे दिया जाए, उनकी जो थॉट है वो नहीं बदलेगी, उन्होंने मानना नहीं है। मतलब ब्लाइंडली सपोर्ट करना या ब्लाइंडली उनके खिलाफ जाना। प्रीजडिस फंक्शनल फंक्शनल होता है, मतलब इसके अंदर या इस जरिए से लोग दूसरों पे अपनी डिजायर्स या अपनी इच्छाएं या अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हिंदू खुद को जस्टिफाई करते हैं और मुसलमान खुद को जस्टिफाई करते हैं कि हम लोग गलत नहीं है। हिंदू कहते हैं हम लोग गलत नहीं है। लेकिन कौन गलत है कौन सही है, इसका फैसला कोर्ट में किया जा सकता है, और तो कहीं पे नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि हम लोग हमेशा जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम हमेशा उसको अच्छा ही मानते हैं, बुरा तो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शनल होता है, जहाँ पे हम अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। देन हमारा फिफ्थ वन है कि प्रीजडिस हैज नो कनेक्शन विद रियलिटी। प्रीजडिस का कोई कनेक्शन नहीं होता रियलिटी से, रियलिटी कुछ और ही होती है, लेकिन हम अपने विचारों में, ठीक है, कुछ और ही सोचते रहते हैं। कोई अस्तित्व नहीं होता बेसिकली, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फीचर थे। देन हमारे टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीजडिस के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा रेशियल प्रीजडिस आता तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्रीजुडिस की। तो हमारा फर्स्ट जो है वो रेशियल प्रीजुडिस है। इसका मतलब है कि गोरे और कालों के बीच में जो संघर्ष होता है, जो मतभेद होते हैं, जैसे कि इंडियंस और निग्रोज के बीच में होते हैं, या फिर आप पहले नेल्सन मंडेला के साथ क्या हुआ था वो आप सुन सकते हैं, या फिर द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आप मतलब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उनके साथ क्या हुआ था, गोरे और कालों का, जो हिटलर ने क्या किया था बेसिकली, वो सारे उसमें आ जाते हैं। देन सेक्स प्रेजडिस हो सकते हैं कि वीमेन्स को हमेशा वीक, कम दिमाग वाले, कम शक्ति वाले और डिपेंडेंट समझा जाता है एज कंपेयर टू मैन, ठीक है। ये जेंडर बेस्ड जो होता है। देन कास्ट के बेस पे हो सकते हैं प्रेजडिस। कास्ट प्रेजडिस हो सकते हैं कि कुछ कास्ट को ऊंचा, जैसे ब्राह्मण्स को ऊंचा, और बाकी जो शेड्यूल कास्ट को हमेशा नीचे समझा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। देन लैंग्वेज प्रीजुडिस की इंडिया में हमेशा इंग्लिश बोलने पे मतलब कि जोर दिया जाता है, उसको हमेशा सुपीरियर समझा जाता है, और हिंदी बोलने वालों को लोअर क्लास समझा जाता है, पुअर समझा जाता है, ठीक है। रिलीजियस प्रीजुडिस हो सकते हैं कि अपने रिलीजन को हमेशा सुपीरियर समझना और दूसरे के रिलीजन को कम समझना, ठीक है। पॉलिटिकल प्लीजेस हो सकते हैं कि किसी भी एक पार्टी को अंधा सपोर्ट करना, या फिर जैसे बीजेपी को हमेशा अच्छा मानना है, कांग्रेस को हमेशा बुरा मानना। हो सकता है कि कुछ नेता बीजेपी के भी अच्छे हो और कुछ नेता कांग्रेस के भी अच्छे हो, ठीक है। इस टाइप से हो सकता है। देन मेथड कौन कौन से हो सकते हैं जो रिड्यूस करते हैं प्रीजडिस को या डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। तो इंटर ग्रुप कांटेक्ट हो सकते हैं कि दोनों पार्टीज बैठ के एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को समझने का मौका दें, या एक दूसरे के नजरिए से खुद को देखने की कोशिश करें, ठीक है। एजुकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है जिसकी वजह से आप मतलब कि रिड्यूस कर सकते हो प्रीजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन, जो मतभेद या भेदभाव होता है उसको रिड्यूस कर सकते हो। कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर सभी कल्चर्स के बिलीव्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट जितने भी होते हैं वो नहीं होते इस कारण से।
ठीक है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं हमारी बुक्स में, एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन सिस्टम में जो बुक्स बनाई जाती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स, डीबीटी की बुक, उसमें कुछ चैप्टर ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे हम हमेशा ये दिखा के चलते हैं कि सब इक्वल हैं, कोई सुपीरियर नहीं है। ठीक है। देन एंटी प्रीजुडिस प्रोपेगेंडा यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना जिसकी वजह से हमारे जो प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है वो उनको कम किया जा सके। ठीक है। जैसे कि आपने देखा था कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है या प्रीजडिस होता है कि वुमेन्स को आगे नहीं बढ़ना दिया जाता, तो उनके लिए आरक्षण बना दिया गया है। ठीक है। या फिर ये रूल भी बना दिया गया है कि एक हमेशा फीमेल डायरेक्टर होना जरूरी है। तो इनकॉन्ग्रुएंट रोल हो सकता है कि जब हम किसी ड्रामा में या किसी कम्युनिटी को सामने, किसी कम्युनिटी के सामने कुछ रोल प्ले करके, कोई नुक्कड़ नाटक करके या फिर कोई मूवी बना के या फिर हम उनकी राय को चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। देन अपनी पर्सनैलिटी को ओपन माइंड करके, खुद को मतलब कि खुले विचारों का करके, कि हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज डेवलप करनी चाहिए कि हमने बाकी लोगों को एक चांस देना है, उन ओपिनियन सुनने का। अपने आप को ओपन माइंडेड रखो, रिजिड मत रखो कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे। आपने एक बार दूसरे के हिसाब से भी देखना है। ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी को ओपन माइंडेड बनाना है, हमेशा ये फिक्स नहीं करना कि सामने वाला बुरा है और हम अच्छे हैं। ठीक है। देन स्टीरियोटाइप हो सकता है कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है। तो तो बेसिकली स्टीरियोटाइप क्या होता है कि हमने कुछ ऐसे बिलीफ्स बना लेते हैं जिसकी वजह से हमारी किसी कम्युनिटी या किसी पर्सन से रिलेटेड, जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, और जो सोसाइटी में हम सुनते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। ठीक है। उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। तो स्टीरियोटाइप क्या हो गया कि हमारे किसी भी कम्युनिटी के प्रति या कुछ ऐसे बिलीफ बन जाना जिसको हम जिसमें कोई सच्चाई नहीं है लेकिन हमने वो बना दिए। ठीक है। प्रीजुडिस में हो सकता है कि वो सच्चाई भी हो सकती है और नेगेटिव बिलीव भी हो सकता है। ठीक है। या तो हम किसी को ओवर सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम ओवर उसके बारे में नेगेटिव हो रहे हैं। प्रेजुडिस के अंदर ये था, लेकिन स्टीरियोटाइप हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, किसी कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ ऐसे